आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन काम, इससे पहले आप इस कहानी की 264 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 265 मुलाहिज़ा फरमाए। मैं बिला हीलो हुज्जत के बैठ गया। नौजवान मेरे करीब आ बैठा। गंद उसने उस तरह मेरे पहलू में घुसेड़ दी कि अगर कोई खिड़की से झांक कर देखे तो उसे नजर ना सके। लेकिन उस वक्त मैं गंद के बारे में नहीं, उन थोरों के बारे में सोच रहा था। वो कौन हो सकते थे? क्या वो जमशेद करीम के आदमी थे? ज्यादा इम्कान इसी बात का था। जमशेद करीम का रवैया गो के मेरे साथ सुलह जुयाना था, लेकिन उस किस्म के लोगों के गुर्गे बाज़ औक़ात अपने तौर पर भी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं और बाद से इजाज़त या मशवरा लेने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। मैंने अपनी दानिश में उन्हें कुरेदने की मामूली सी कोशिश की। जीप उस वक्त चल पड़ी थी जब मैंने गोया डरते डरते कहा, मैं एक बात तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर तुम जमशेद करीम के आदमी हो तो वो तुम्हारी इस हरकत को पसंद नहीं करेगा। न जाने क्यों लंबे नौजवान के हल्क से बंदर के खोखियाने की सी आवाज़ निकली और वो गोया अपने टीटी का दस्ता मेरी खोपड़ी पर रसीद करने का इरादा मुलतवी करते हुए बोला, क्या हमने तुमसे किसी की पसंद नापसंद के बारे में कुछ पूछा? बिला वजह क्यों टर टर कर रहे हो? हम किसी के आदमी नहीं हैं, बल्कि हम तो सिरे से आदमी ही नहीं हैं। इसमें क्या शक है? मैं बेसाख्ता ये कहते कहते रुक गया। जाहिर सी बात थी कि वो बकवास कर रहा था। उस किस्म के लोग किसी न किसी के इशारे पर ही सब कुछ करते फिरते थे। होटल में वो महज तहमीना के चेहरे पर नागवारी और बरहमी देखकर या शायद आंखों ही आंखों में उसका कोई खफीफ सा इशारा पाकर महज खिदमत खल के लिए मुझे वहां पर अगवा करने नहीं चले आए थे। मैं बज़ाहिर सहम गया और खामोश रहा। मैं देखना चाहता था कि वो मुझे कहाँ ले जा रहे थे। दराज का नौजवान ने अपने साथी को कोई हदायत नहीं की थी और ना ही उसने कुछ पूछा था, लेकिन गाड़ी तेजी से फराटे पर रही थी। उसका रुख टावर की तरफ था। सफर मुख्तसर ही साबित हुआ। जल्दी गाड़ी बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों के सदर दफातर की बुलंदोबाला इमारतों के दरमियान घूम गई और आखिरकार एक चार दीवारी के दरमियान चालू की। ये चारों तरफ से ऊंची इमारतों में घिरा हुआ एक खाली प्लाट था, जिस पर शायद मुस्तकबिल में कोई बुलंदोबाला इमारत ही तामीर होनी थी, लेकिन फिलहाल ये बाकायदा पार्किंग लॉट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। मुझे खुद भी 2-3 मरतबा यहाँ गाड़ी खड़ी करने का इत्तफाक हो चुका था। इस इलाके में चूंकि दफातर में जल्दी छुट्टी हो जाती थी, इसलिए उस वक्त यहाँ सिर्फ 2-3 गाड़ियाँ ही नजर आ रही थी। वो भी लावारस सी मालूम होती थी। उन पर गर्द की मोटी सी तह जमी थी। दोपहर तक तो यहाँ एक मुसल्ला गार्ड भी होता था, लेकिन उस वक्त आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ कब्रिस्तान की सी वीरानी फैली हुई थी। दराज का नौजवान पहले खुद जीप से उतरा, फिर उसने टीटी से मुझे उतरने का इशारा किया। उस असना में ड्राइविंग करने वाला नौजवान गाड़ी से उतर चुका था। वो दराज कद से कमजोर लेकिन ज्यादा फुर्तीला मालूम होता था। उसने भी जैकेट की जेब से पिस्तौल निकाल लिया और मुझे एक जंग खोरदा स्टेशन वैगन की आड़ में चलने का इशारा किया। मेरा ख्याल था कि शायद वो मुझे वहां ले जाकर मार पिटाई करने और मुझे सबक सिखाने की कोशिश करेंगे। मैंने कोई ऐसी संगीन हरकत नहीं की थी कि वो फौरन ही मुझे मारने पर तुल जाते। मेरे और तमीना के दरमियान होने वाली गुफ्तगू भी यकीनन उन्होंने नहीं सुनी थी। खिलाफ तवक्को गाड़ी की आड़ में पहुंचते ही दराज का नौजवान ने पिस्तौल की नाल मेरे पेट पर और छोटे कद के नौजवान ने कटपटी पर रख दी। दराज कद बोला, एक साथ ट्रैकर दबाना, इस तरह ज्यादा मजा आएगा। मैं यकीन से कह सकता था कि वो महज मुझे खौफजदा करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो बड़ी संजीदगी से ये बात कर रहे थे और एक इंसान को यहाँ तखलिये में गोली मारना उनके नज़दीक एक ऐसा काम था जिससे वो लुत्फ अंदोज भी होना चाहते थे। मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि उन्हें मेरे बारे में कुछ मालूम था या नहीं। अगर मालूम था तो यकीनन उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं थी, और अगर मालूम नहीं था तो शायद मालूम करने से कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। ये सफाकी और बेनियाजी काबिल गौर थी। छोटे कद वाला बोला, अगर मजा ही लेना है तो पहले सिर्फ पेट में गोली मारो, फिर देखना कैसा तड़पता है। कुछ देर बाद कहीं और गोली मारेंगे। उसने 1-2 जगहों के नाम भी तजवीज़ किए, जिन्हें सुनकर एक लम्हे के लिए मेरी कनपटियां तप उठी। मैंने उन्हें तबादला ख्याल का मौका नहीं दिया। वो एक लम्हे के लिए अपने प्रोग्राम के अमल दरामद के सिलसिले में उलझन में पड़ गए थे और उसी एक लम्हे का इस्तेमाल करते हुए मेरे दोनों हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आए। छोटे कद वाले का पिस्तौल तो उसके हाथ से निकल गया, लेकिन दराज कद का टीटी मेरे वार के बावजूद उसके हाथ ही में रहा। उसका रुख आसमान की तरफ हो गया और एक गोली भी चल गई। इसरारी तौर पर उसकी उंगली से ट्रैगर दब गया था। बुलंद इमारतों के दरमियान उस खाली और वीरान जगह पर उस फायर की आवाज बेमानी से अंदाज में दूसरे ही लम्हे फिजा में मातूम होगी। किसी इमारत की खिड़की नहीं खुली, किसी तरफ से कोई मुतवज्जा नहीं हुआ। एक अरसे से शहर में इस किस्म की इक्का दुक्का आवाजों पर तो लोगों ने तवज्जा देना ही छोड़ दिया था। यहाँ तो शायद कोई मौजूद ही नहीं था। मौजूद भी होता तो शायद बंद रहने वाले एयर कंडीशन दफातर की खिड़कियों से इस किस्म की आवाज को किसी के कानों तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल ही से मिलता, और मिल जाता तो शायद कोई उसके बारे में सोचने की जहमत न करता। यह तो खैर बाद की बातें थी। फायर की आवाज मालूम होने से पहले ही मेरी टांग हरकत में आ चुकी थी और दराज कद नौजवान धप से जमीन पर गिर चुका था। उससे पहले कि वो अपने टीटी का रुख मेरी तरफ करते हुए दूसरा फायर कर पाता, मैंने उसकी वो कलाई पकड़कर मरोड़ी और बेरहमी से वैगन के फेंटर पर मारी।
कड़ाके की हल्की सी आवाज के साथ उसके हल्क से हल्की सी अजियत सजा सी चीख बरामद हुई। उस दौरान में छोटे कद का नौजवान मुझ पर हमला आवर हो चुका था, लेकिन वो वाज़ेह तौर पर बुखलाहट का शिकार था। बुखलाहट में उसे कुछ नहीं सूझा था और उसने अकब से मुझ पर घूंसे बरसाने शुरू कर दी थी। उस किस्म के घूंसों का शायद लड़कपन में भी मुझ पर कभी असर नहीं हुआ था। उन दोनों को मुझ जैसे शरीफ, मुहज्जब और खुश लिबास दिखाई देने वाले शख्स से जो खौफ सदा भी नजर आ रहा था, यकीनन किसी मुज़ाहमत की तवक्को नहीं थी, बल्कि शायद इस किस्म की कार्रवाई के दौरान में उन्हें कभी मुज़ाहमत से वास्ता ही नहीं पड़ा था। खसूसन हथियारों के सामने इस किस्म की मुज़ाहमत के बारे में तो उन्हें शायद कभी सोचा ही नहीं होगा। उनके हाथ पांव फूल चुके थे और वो मेरे लिए बहुत आसान शिकार साबित हो रहे थे। दराजकद का जूं ही बाजू टूटा, उसके हाथ से न सिर्फ टीटी निकल गया बल्कि शायद उसके जिस्म से जान भी निकल गई। मैंने उसका सर गाड़ी के अकबी हिस्से से टकराया और नतीजा देकर बगैर उसे छोड़ दिया। मुझे यकीन था कि वो जमीन पर ढेर हो जाएगा। छोटे कद वाले की तरफ पलटते हुए मैंने अचानक उसकी गर्दन एक हाथ के शिकंजे में जकड़ ली। उसकी आंखें बाहर आने लगी। उस लम्हे शायद उसे मेरे चेहरे पर भी कोई ऐसा तासुर नजर आया कि उसकी आंखों में मौत की दहशत उतर आई। मैंने अपने सीने में कहीं एक अजीब सा तमूच महसूस किया। एक लम्हे के लिए शायद मुझे अपने आप पर काबू नहीं रहा। उस नौजवान की गर्दन तो मेरे एक हाथ के शिकंजे ही में थी, दूसरे हाथ से मैंने उसके चमड़े की जैकेट मुट्ठी में जकड़ते हुए उसे जमीन से ऊंचा उठाकर इतने जोर से स्टेशन वैगन पर देकर मारा कि मेरे हिसाब से उसकी कई हड्डियां टूट जानी चाहिए थी। लेकिन जो कुछ हुआ वो मेरे अंदाजे से काफी मुख्तलिफ था। उसका सर तोप के गोले की तरह गाड़ी के पिछले शीशे से टकराया। गाड़ियों के शीशे आम तौर पर आसानी से नहीं टूटते और उनके दरमियान रबड़ की सी पतली शफाफ तह भी होती है, लेकिन न जाने किस तरह उसका लंबे बालों से ढका हुआ बड़ा सा सर उस शीशे को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया और वहीं फंस कर रह गया। ताज़ा नमूदार होने वाले उस शगाफ के किनारों पर खंजर की तरह नुकीले दांत से बन गए थे। उसका चेहरा और सर यकीनन बुरी तरह उधड़ कर रह गया था और नुकीले किनारे उसकी गर्दन में पवस्त होकर रह गए थे। वो खुद तो यकीनन अपना सर उस शगाफ से बाहर निकालने के काबिल नहीं रहा था, लेकिन उस वक्त अगर कोई और भी ऐसी कोशिश करता तब भी उसकी मौत यकीनी थी। अब उसके बचने का कोई इम्कान नहीं था और ये एक अजियतनाक मौत थी। मैंने उसकी गर्दन से बुरी तरह खून उबलते देखा। उस दौरान में दराजकद ने अपना शिकस्ता बाजू को दूसरे हाथ से थामते उठकर भागने की कोशिश की। उसके हवास उस हद तक मुख्तल हो चुके थे कि उसने अपने करीब ही गिरी हुई टीटी तक उठाने की कोशिश नहीं की, गो कि मेरी नजर उस पर थी भी नहीं और उसकी कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती थी। लेकिन वो पांसा पलटने के लिए किस्मत आजमाई तो कर सकता था। मेरे ख्याल में अब उसका जिंदा रहना भी मुनासिब नहीं था। उसके साथी की ज़िबा होते बकरे जैसी हल्की सी खरखराहट बता रही थी कि वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। मैंने दराज कर नौजवान की टीटी उठाई। अच्छा ही हुआ कि ऐन उसी लम्हे उसने पलट कर दहिश सदा सी नजरों से मेरी तरफ देखा। कम अज कम उसे ये मालूम हो गया होगा कि उसे मौत किस तरह आ रही थी। मैंने सिर्फ एक गोली चलाई जो उसकी पेशानी पर दोनों आंखों के दरमियान पेवस्त होगी। मैंने उसकी पेशानी पर एक सुराख नमूदार होते देखा। दूसरे हिला में वो गिरा और कच्ची जमीन पर दूर तक लुढ़कता चला गया। मैंने उसके करीब पहुंचकर टीटी को एक टिश्यू पेपर से अच्छी तरह साफ किया और उसी के हाथ में फंसा दिया। उसके अपने हाथ में मौजूद टीटी से उसने खुद अपनी पेशानी में गोली मारी थी या ये किसी और की कार्रवाई थी। इस किस्म के सवालों पर गौर करने का काम मैंने दूसरों के लिए छोड़ दिया था। उसकी बेनूर आंखें गोया आसमान के उस टुकड़े को तक रही थी जो ऊंची इमारतों के दरमियान नजर आ रहा था। मैंने वहां मजीद वक्त ज़ाया नहीं किया, सिर्फ ये जायजा लिया कि मेरी कोई चीज़ तो वहां नहीं गिरी थी। मेरा मशीन पिस्टल वहां गिर गया था जिसे इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई थी। मैंने उसे उठाकर टिश्यू पेपर से ही साफ करके जेब में डाला, कपड़े झाड़े, टाई वगैरह दुरुस्त की। 2 फायरों और दीगर आवाज़ों के बाद ताखीर से ही सही, लेकिन किसी न किसी तरफ से मुतवज्जा होने का इम्कान मौजूद था। मैं तेजी से उस तार दीवारी के नीम शकिस्ता गेट से निकला और एक तरफ को मुड़ गया। अब मैं एक इमारत के ज़ेर ज़मीन और नीम तारीख पार्किंग एरिया में था। लंबे लंबे टक भरता हुआ मैं तेजी से वहां से निकला। चलने में बाद मैंने अपने आप को उस इमारत के तवील ड्राइवे में पाया। अब इत्मीनान से उस तरह सड़क की तरफ चल दिया जैसे मैं ताखीर से अपने ऑफिस से उठा था। यह मुख्तसर मगर भयानक कार्रवाई बहुत कम वक्त में हुई थी, लेकिन महसूस कुछ यूं हो रहा था जैसे ये सब कुछ स्लो मोशन में और बहुत देर में हुआ था। सड़क पर आकर मैंने घड़ी देखी। सिर्फ चंद मिनट पहले मैं होटल में मौजूद था। सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम हो चुका था। शाम का धुंधलका फैलने के साथ ही शहर के उस हिस्से में वीरानी छाने लगती थी। दफातर तो इससे पहले ही खाली हो जाते थे। मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे सामने ही एक टैक्सी नजर आ गई। मैंने तेजी से सड़क अबूर की और लपक कर उसमें बैठ गया। ड्राइवर को होटल चलने के लिए कहा तो उसने नखरे नहीं दिखाए। वो भी गोया कहीं ना कहीं जाने के लिए जल्दी ही में था। बर्क रफ्तारी से उसने मुझे होटल पहुंचा दिया। अदायगी के लिए एक नोट उसे थमा कर मैं बकाया लिए बगैर जल्दी से एक बार फिर काफी बार में पहुंचा। ये देखकर मैंने कदरे हैरत के साथ साथ इत्मीनान भी महसूस किया कि तमीना अब भी अपनी मेज पर मौजूद थी और उसका वो रिपोर्टर अब भी नहीं आया था जिसकी वो मुंतजिर थी। मालूम नहीं ये रिपोर्टर वाली कहानी दुरुस्त भी थी या नहीं। न जाने वो उसी का इंतजार कर रही थी या दर हकीकत अब उन्हीं दोनों नौजवानों की वापसी की मुंतजिर थी जो मुझे साथ लेकर गए थे। शायद उसे तवक्को थी कि वापस आकर उसे अपनी
मुहिम के बारे में बताएंगे। उसमें शक नहीं था वो मजबूत असाब की लड़की थी, लेकिन उस वक्त कुछ न कुछ मुस्तरिब जरूर थी। उसकी उंगलियां मुस्तरिबाना अंदाज में मेज पर रखा थी। उसके सामने कोल्ड ड्रिंक का खूबसूरत मगर खाली गिलास रखा था। उसने मुझे तनहा वापस आते देखा तो एक लम्हे के लिए उसकी आंखें फैली, मगर उसने फौरन ही अपने आप पर काबू पा लिया और गालिबन अपनी उंगलियों की मुस्तरिबाना हरकत को छुपाने के लिए बगलों में हाथ देकर बैठ गई। अब वो खफगी अमेज से नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं हाथ मलते हुए यूं एक बार फिर उसके मुकाबले जा बैठा, जैसे बात करते करते उठकर चंद दमे के लिए कहीं चला गया था। उसने मेरे अक्कम में दूर तक देखा, शायद उसकी नजरें उन्हीं दोनों नौजवानों को तलाश कर रही थी। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, हाँ तो मैं कह रहा था कि वो फिल्म दुरानी को खुदकुशी पर मजबूर कर सकती है। क्या ये अच्छा हो कि वो मुझे इस फिल्म को इस्तेमाल करने पर मजबूर न करे। उसने गोया मेरी बात सुनी ही नहीं। वो अब एक टुक मुझे घूर रही थी। आखिरकार वो घुटी घुटी सी आवाज में बोली, वो दोनों कहाँ हैं? कौन दोनों? मैंने हैरत से पूछा। वही दोनों जो तुम्हें साथ लेकर गए थे। वो खुद पर जबर करते हुए बोली, मुझे तो कोई साथ नहीं लेकर गया था। मैंने दाएं बाएं देखकर हैरत से कहा, मैं तो जरा वॉशरूम तक गया था। वॉशरूम तक जाने के लिए दो आदमियों की जरूरत नहीं पड़ती। उसने एक बार फिर उस रास्ते का जायजा लिया जो काफी बार के सामने से लाबी तक जा रहा था। उस पर बहुत से लोग आ जा रहे थे, लेकिन जाहिर था कि उसे कहीं उन दोनों की झलक नजर नहीं आ सकती थी इनकी उसे तलाश थी। शायद वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि वो किस अंजाम से दो चार हो चुके थे। ताहम मैंने पहली बार उसकी आंखों में खौफ की परछाइयां देखी। वो सरसाती सी आवाज में बोली, आप मुझे सही तरह बताते क्यों नहीं? वो दोनों कहाँ हैं? भाई तुम अजीब ही लड़की हो। मैंने गोया तंग आकर कहा, मालूम नहीं तुम्हें किन दोनों का ख्याल सताने लगा है। चाहे तुम किसी वाहमे का शिकार हो या फिर तुम्हें एक एक के तीन तीन नजर आते हैं। अगर तुम्हारी आंखों में ये खराबी है तो तुम्हें संजीदगी से उसका इलाज करवाना चाहिए। यहाँ तो काफी देर से मैं अकेला ही तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। अलबत्ता मैं चंद मिनट के लिए उठकर वॉशरूम जरूर किया था। वो एक टुक मेरी तरफ देखने लगी, गोया समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिर में किस किस्म का आदमी था। अब उसके अंदाज में कुछ बेचारगी थी। एक लम्हे की खामोशी के बाद मैंने कहा, और हाँ वो तुम्हारा रिपोर्टर अब तक क्यों नहीं आया? क्या अब तुम्हारा इंटरव्यू भी मुझे ही लेना पड़ेगा? उसने कोई जवाब न दिया। वो यकीनन कुछ और सोच रही थी। फिर दिल ही दिल में किसी फैसले पर पहुंच गई। उठते हुए बोली, मैं चाह रही हूँ। वो यकदम ही झटके से उठ खड़ी हुई थी। हैरत और कुछ मायूसी का इजहार करने की कोशिश की। तुम तो शायद नाराज हो गई। मैं तो तुमसे कारोबारी गुफ्तगू करने आया था। बहरहाल अगर तुमको जवाब देना नहीं चाहती तो कम अज कम दुरानी को मेरा ये पैगाम जरूर दे देना। उसने जिंदगी में बहुत लूट मार, बहुत अय्याशी कर ली। अब वो कम अज कम एक काम तो दयानतदारी से अंजाम दे दे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के बारे में वो जो भी रिपोर्ट तैयार करे वो दयानतदारी से तैयार करे, वरना उसके अपने बारे में एक बहुत सनसनीखेज फाइल तैयार है और जिस एजेंसी का वो ओहदेदार है उससे भी ज्यादा अहम और बाइख्तियार कोई एजेंसी खुद उसके बारे में तहकीकात शुरू कर देगी। फिर जैसे मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ और मैंने मुत्तफिकराना लहजे में कहा, मगर मैं तो ये पैगाम ही गलत पैगंबर की जुबानी भेज रहा हूँ। तुम्हारी ड्यूटी तो यकीनन उस रिपोर्ट को तब्दील करवाने पर लगी हुई है। तुम भला उस किस्म का पैगाम उसे क्यों कर दे सकती हो? मेरा ख्याल है मुझे खुद ही उससे बात करनी पड़ेगी। उसके वजूद में जैसे फिर एक उबाल सा आ गया। वो जाते जाते मेरी तरफ झुक कर थी, लेकिन जहरीली सी आवाज बोली, आपको बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो वो खुद आपसे बात करेगा। वो डरने या दौड़ लगाने वाला आदमी नहीं है। जाहिर है। मैंने मतानत से उसकी तायद में सर हिलाया। डरने और दौड़ लगाने वाले आदमी ये सब कुछ थोड़ा ही कर सकते हैं जो वो न जाने कब से कर रहा है। उन सब कामों के लिए भी इख्तियारात और मौका के बावजूद हौसला भी दरकार होता है। आदमी तो यकीनन हौसलामंद है, लेकिन अब उसके हौसले का इम्तिहान शुरू होने वाला है। हर चीज़ की एक हद होती है। हाँ बेशक, हर चीज़ की एक हद होती है। उसने अजीब से अंदाज में मेरे अल्फाज दुहराए और वहां से चल दी। उस वक्त वो यकीनन परेशानी और जहनी खलफशार का शिकार थी, लेकिन उसकी चाल की दिलकशी में कोई फर्क नहीं आया था। और नजर से ओझल हो चुकी तो मैंने गहरी सांस लेकर कुर्सी को पुश्ते से टेक लगा लिया। वो बिल अदा करके नहीं गई थी। शायद उसे अच्छे या बुरे किसी भी किस्म के हालात में बेशतर जगहों पर बिल अदा करने की आदत ही नहीं थी। मैंने अपने लिए काफ़ी का आर्डर दिया। फिर गर्दपेश का जायजा लेने के बाद मुतमईन होकर अपने मोबाइल फ़ोन पर शफी शाह से रब्ता किया। शफी डियर, बगैर इरादे से अंदाज में कुछ जल्दबाजी का मुजाहरा कर बैठा हूँ। मैं धीमी आवाज़ में कहा, मैंने दुरानी की ताज़ा तरीन रफ़ीक़े शब को कुछ ज़्यादा ही जल्दी छेड़ दिया है और उसी की ज़ुबानी एक तरह से दुरानी के लिए चैलेंज भी भिजवा दिया है। फिर मैंने उसे कुछ देर पहले पेश आने वाले वाक़यात के बारे में बताया और सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, ज़्यादा इम्कान यही है कि मेरे हाथों मरने वाले वो दोनों गुर्गे जमशेद करीम के होंगे जो शायद अमीना की हिफाजत या फिर किसी और काम के लिए मामूर होंगे। इस सूरत में ये एक तरह से जमशेद करीम के लिए भी चैलेंज हो गया है। यानी अपनी अपनी कचार में बैठे हुए दो खतरनाक दरिंदों से थोड़े से वक्त में तकरीबन एक साथ छेड़छाड़ होगी है। चुनाचे एक तो फौरी तौर पर बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। दूसरे दुरानी के प्रॉपर्टी के बारे में सबूत हासिल करने का काम ज़्यादा तेज़ी से करना होगा। ऐसा ना हो कि वो होशियार हो जाए और इस सिलसिले में कोई बंदोबस्त कर डाले। वो इस सिलसिले में इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकता। शफी शाह ने इत्मीनान से कहा, जायदादों के कागजात इतनी जल्दी तब्दील नहीं किए जा सकते। दूसरा मेरा ख्याल है कि वो ये जायदादें अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीद कर और उनके नाम पर कोई ना कोई छोटी मोटी जाली कंपनी बनाकर
उसकी तरफ से थोड़ा बहुत इनकम टैक्स वगैरह अदा करके मुतमिन है। वो यही महसूस करता होगा कि उसने बड़े पक्के बंदोबस्त कर रखे हैं, लेकिन झूठ आखिर झूठ होता है। उसके बारे में जब भी किसी किस्म की तहकीकात या पूछताछ होगी, झूठ तह दर तह खुलता चला जाएगा। उन सब बातों से कतई नज़र भी हमारा काम अंदाजे से पहले ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस काम का मकसद नेक है। शायद इसलिए कुदरत खुद ब खुद आसानियाँ फराम कर रही है। जिस महकमे में उस किस्म के अफसर पाए जाते हैं, वहीं किसी न किसी कोने कुदरे में उनका कोई ना कोई मुखालिफ भी मौजूद होता है, जो अमूमन कमज़ोर होने की वजह से दुबका बैठा होता है। अगर उसे कोई मजबूत सहारा मुयसर आ जाए तो वो भी बड़ा काम कर दिखाता है। ऐसे ही ये क्लर्क से हमारा राब्ता हो गया है। हम उसका खौफ दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यूं ही उसे यकीन हो गया कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा तो वो बड़े कारनामे दिखाएगा। ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई, मैंने कुछ तमानियत महसूस करते हुए कहा। हम शायद 1-2 दिन में ही अपना काम खत्म कर लें, शफी शाह ने बताया। उनका कागजात और उनकी चंद नकलों की फाइलें भी मुख्तलिफ और महफूज मकामात पर रखवा देना। उन्हें होटल वाले या दूसरे ऑफिस से दूर रखना, मैंने हदायत की। मेरा यही इरादा है। मैंने उसे खुदा हाफिज कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। वेटर काफ़ी ले आया और मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया, लेकिन मेरे जहन में खिचड़ी से पक रही थी। मैं अब सही मानों में पूरी संजीदगी और यकसुई से प्रिंसेस समेरा के कत्ल से लेकर अब तक के वाक़यात पर गौर करने और उनका सर पैर तलाश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक मैं ये तय नहीं कर पाया था कि उनमें से किन वाक़यात का एक दूसरे से ताल्लुक था, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो सभी वाक़यात का सिरा कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में एक दूसरे से मिलता दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं अभी तक किसी भी नुक्ते के बारे में किसी यकीनी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। अगर कम से कम यही वाज़ेह हो जाता कि प्रिंसेस समेरा का कातिल कौन था, तो शायद दूसरी बहुत सी बातों की वजाहत भी हो सकती थी। इस सिलसिले में एक नुक्ता शुरू से मेरे जहन में खटक रहा था और मैं सोच रहा था कि उस नुक्ते की बुनियाद पर कातिल पर हाथ डाल दूं, बाकी काम पुलिस खुद ही कर लेगी। लेकिन मैं उस सिलसिले में भी हिचकिचाहट का शिकार था। मैं चाह रहा था कि कुछ और बातों से मेरे ख्याल की तस्दीक हो जाए तो अच्छा है। मामला बड़ा नाजुक था और मैं रहीम गुल या किसी और के सामने जरा भी खजालत उठाना नहीं चाहता था। कामरान दानिश को कत्ल कर दिया गया था, प्रिंसेस तमीना को भी कत्ल कर दिया गया था, प्रिंस कंपनी को भी डुबोया जा रहा था। इसके पीछे मुझे जमशेद और सईद और सेठ वाहिद का हाथ नजर आ रहा था। ऐसी कोई कड़ी थी जो मुझसे छूट रही थी। मेरी जिंदगी का यह पहला केस था जिसने मुझे उलझा कर रख दिया था। कहीं ना कहीं लोग मेरी नजर में आ ही जाते थे, लेकिन इस केस ने मुझे पागल करके रख दिया था। अभी तक कोई भी कड़ी मेरे हाथ में नहीं आ रही थी। जिसके पीछे भागता था, जिस पर शक होता था, वही मार दिया जाता था। वहीं बैठे बैठे मैंने यह भी फैसला किया कि मुझे सुबह जाकर प्रिंसेस इंडस्ट्रीज के नूरियाबाद वाले प्लाट का जायजा भी लेना चाहिए। लेकिन मसला ये था कि अगर मैं किसी वाकफियत के सहारे अपनी असल हैसियत में वहां जाता और अगर वहां वाकई कोई गड़बड़ जारी थी, तो वहां की करता धरता मुझे उसकी हवा लगने नहीं दे सकते थे। मुझे अनजान बनकर उस इंडस्ट्री का करीब से जायजा लेने की कोई तदबीर करनी चाहिए थी। एक तदबीर मेरे जहन में आ रही थी। उसके जरिए अपने मकसद में जल्द कामयाब होने के इम्कानात तो बहुत कम थे, लेकिन कोशिश करके देख लेने में कोई हर्ज नहीं था। मुझे ये भी उम्मीद थी कि शायद प्लाट पर जाने से मालूमात का कोई जरिया निकल आए। कामरान के खत और उसकी अलमनाक मौत ने उन मामलात के सिलसिले में मुझे वहां तक जाने पर मजबूर कर दिया था, जहां के बारे में आम हालात में शायद मैं सोचता, और ये गुत्थियां अगर मुझे आसानी से सुलझती दिखाई न देती तो शायद मैं उन्हें जहां की तहां छोड़ देता। लेकिन अब जैसे कोई गैबी ताकत मुझे उन हफ्त पहलू मामलात की तह तक जाने और उस सिलसिले में हर कोशिश करने पर मजबूर कर रही थी। यही सब कुछ सोचते हुए मैं काफ़ी खत्म करके और बिल अदा करके वहां से निकल खड़ा हुआ। दूसरी सुबह मेरा ज़रा जल्दी होटल से निकलने का इरादा था, लेकिन गुज़िश्ता रात चूंकि कोशिश के बावजूद मुझे बहुत ताख़ीर से नींद आई थी, इसलिए सुबह मैं जल्दी बेदार न हो सका। उसके बाद भी एक अजीब सी काहली के जेर असर हर काम में ही देर होती चली गई। आखिरकार 11 बजे के करीब मैं होटल से निकला तो गैर इरादी तौर पर मेरी रफ्तार तेज थी। सदर दरवाजे से निकलकर मैं पार्किंग लॉट की तरफ जाने के लिए दाएं तरफ मुड़ा ही था कि किसी से टकराते टकराते बचा। मैं तो बर वक्त रुक कर अपनी दानिश में टकराने से बच गया, लेकिन आने वाला न रुक सका, और दर हकीकत वो आने वाला नहीं बल्कि आने वाली थी और मुझसे टकरा कर गिरते गिरते बची। गिरने से बचने की वजह यह थी कि मैंने उसे बाजुओं में थाम लिया था। कदरे आहिस्तगी से मैंने उसे छोड़ा तो मुर्तज सांसों के दरमियान बोली, आइंदा आप अचानक मोड़ मुड़ते वक्त हारन जरूर दिया करें। तुम्हें भी तेज रफ्तारी से गुरेज करना चाहिए। तुम पिस्तौल से निकली गोली की तरह चलती हो। मैंने इल्जाम आयद किया। चलें ठीक है, आइंदा दोनों ख्याल रखेंगे और हादसात से बचने की कोशिश करेंगे। उस किस्म के ट्रैफिक के हादसे कभी कभी जानलेवा भी होते हैं, वो खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ बोली। मैंने गहरी नज़रों से उसका जायजा लिया। वो कल वाली सफ़िया से कतई मुख्तलिफ नजर आ रही थी। ऐसा मालूम होता था कि वो रात को सुकून से सोई थी और नींद ने उसके हवास और असाब पर बहुत अच्छा असर डाला था। वो बिल्कुल ताज़ा दम और शगुफ्ता नजर आ रही थी, हत्ता कि उसकी आंखों में भी गुज़िश्ता रोज़ के अलमिये का कोई नक्श दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि अभी तो शायद कामरान की लाश उन्हें नहीं मिली थी और तदफीन भी नहीं हुई थी। मेरी समझ में ना आया कि उसकी इस तब्दीली को सफाकी का नाम दूं या फिर यह समझूं कि उसने हालात से कुछ अलग ही अंदाज से सोचना या समझौता करना सीख लिया है।
शायद उसकी नज़र में धीरे धीरे सब बातें बेमानी होती जा रही थी। बहरहाल उसमें कोई शक नहीं था कि वो एक अजीब लड़की थी। शुक्र है तुमने जल्द ही सुलह का परचम बुलंद कर लिया। मैंने एक लम्हे की खामोशी के बाद मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत सुलझू लड़की हूँ, हालात से भी जल्द सुलह कर लेती हूँ और इंसानों से भी। उसने संजीदगी से कहा। फिर मेरा सरतापा जायजा लेते हुए बोली, वैसे आपके ओली ऐसा लग तो नहीं रहा कि आप बाहर जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आप बाहर ही जा रहे हैं। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। क्या तुम मुझसे मिलने आई थी? जाहिर है अभी मेरी औकात इतनी बुलंद तो नहीं हुई कि मैं इस होटल में नाश्ता करने या दोपहर का खाना खाने आने लगूं, और ना ही मेरी आपके सेक्रेटरी से इतनी दोस्ती हुई है कि मैं रोजाना उसे मिलने के लिए बेचैन होने लगूं। वो बोली, तो फिर किससे मिलने के लिए बेचैन होने लगी हो? मुझ हकीर से। मैंने अपनी तरफ इशारा करते हुए हैरत और बेयकीनी से पूछा। इसके जवाब में तो अगर मैं हाँ भी कह दूं तब भी आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसने ठंडी सांस लेकर कहा। फिर जल्दी से बोली, आप जा कहाँ रहे हैं? ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ तुम्हारे पास 3-4 घंटे फालतू हैं? मैंने कहा, अगर फालतू नहीं भी होंगे तो आपके कहने पर मैं उन्हें फालतू करार दे दूंगी। वो बिला तामुल बोली, और अगर वो घंटे आपके साथ गुजरेंगे तो वो फिर फालतू नहीं रहेंगे। मैंने उसे अपने साथ आने का इशारा करके पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ते हुए कहा, दिन चढ़े ऐसी नीम आशकाना सी गुफ्तगू नहीं किया करते, मैदा खराब हो जाता है। मुकद्दर खराब होने की निस्बत मैदा खराब हो जाना फिर भी गनीमत है। वो ठंडी सांस लेकर मेरे साथ लंबे लंबे डग भरते हुए बोली, अच्छा ये बताओ क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है? मैंने रास्ते में पूछा। ये आज क्या आपको मेरा इंटरव्यू लेने का ख्याल आ गया? उसने हैरत से पूछा। अगर ये इंटरव्यू है तो मैं ये जरूर कहूंगी कि ये बड़ी ताखीर से लिया जा रहा है। देर आए दुरुस्त आए, तुम मेरे सवाल का जवाब दो, मैंने संजीदगी से कहा। इस दौरान में हम गाड़ी तक पहुंच चुके थे। मैंने ड्राइविंग सीट संभाली, वो बराबर बैठ गई। हाँ आती है, वो एक और ठंडी सांस लेकर बोली। पेट काट कर ड्राइविंग स्कूल को फीस देकर बड़े जतन से सीखी थी, फिर अपनी एक सहेली की गाड़ी पर खूब प्रैक्टिस भी की थी। हम बातों के दौरान ही अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच चुके थे। बुलंद दीवार में नस्ब ये मजबूत आहनी गेट भी दीवार ही का एक हिस्सा मालूम हो रहा था। बाहर कोई भी नहीं था, अलबत्ता गेट पर कॉल बेल का एक बटन नजर आ रहा था। मैंने वो दबाया तो चंद में बाद छोटा सा एक बगली गेट खुला और मोटी मोटी मूंछों वाले एक करख्त सूरत मुसल्ला गार्ड ने बाहर झांका। क्या है? उसने कंधे पर लटकी क्लशिंकोव की नाल तकरीबन मेरी तरफ झुकाते हुए पूछा। उसकी उंगली ट्रैगर पर थी और लहजा खुरदरा था। भर्ती के लिए आया है। मैंने जरा कम पढ़े लिखे और मजदूर पेशा से लोगों वाला लहजा इख्तियार करने की कोशिश की। उसने इधर तो देखकर गोया इत्मीनान किया कि मैं अकेला था, फिर मुझे अंदर आने के लिए रास्ता दे दिया। अंदर एक बड़ा सा बाज़ाब्ता गेट हाउस मौजूद था। 3 मुसल्ला और चाकू चुबंद गार्ड मजीद नजर आ रहे थे। सामने ही शायद इंतजामी बलाक था। सरसब्ज़ लान, बरामदे और शीशों के दरवाजों वाले कमरे दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ काफी पीछे दूर तक शेड नुमा इमारतों का सिलसिला फैला हुआ था, जिनसे मशीनों की खफीफ सी गड़गड़ाहट यहाँ तक पहुंच रही थी।